नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने पिछले क्लासेज में पढ़ा था कि हम लोग लवणों, अम्लों और क्षारकों के प्रबलता की बात किया था। साथ में अम्ल और क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल और पीएच मान पर भी चर्चा हुई थी। और एकदम लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ प्रमुख पदार्थों के पीएच मान पर, पीएच वैल्यू पर, और वहाँ आपने देखा था कि अलग अलग पदार्थों के जो पीएच मान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उसी पीएच मान के आधार पर हम लोग यह ज्ञात कर पाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। और अगर कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है तो उस अम्ल और क्षारक की प्रबलता कितनी है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है, इसका निर्धारण भी उसी पीएच मान या पीएच वैल्यू के आधार पर होता था। और आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस पीएच का हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। यह पीएच मान कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है, हमारे दैनिक जीवन पर भी असर डालता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को हाल के कुछ दिनों से देखना शुरू किए हैं, उनसे एक बड़ा ही निवेदन है कि जो हमारा क्लास हो रहा है ये पूरा हूबहू जो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित क्लास है। और आप जब एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे, विज्ञान की किताब को खोलेंगे, तो वहां से स्टेप बाय स्टेप एकदम क्रमबद्ध रूप से सारे टॉपिक्स का वर्णन किया जाता है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो है इसको सीरियल देखें, क्रमबद्ध रूप से देखें। कोई लेट से अगर क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप देखिए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ सारा वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप उन सभी वीडियोज को क्रमबद्ध रूप से देखें। और जब आप क्रमबद्ध रूप से देखेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से विज्ञान सबसे सरल हो जाएगा आपके लिए, विज्ञान आपके लिए आसान बन जाएगा। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा प्रयास करना है कि सिस्टमेटिक रूप से देखें। और दूसरी बात, जब भी आप वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अगर बातें समझ में नहीं आवे तो उसको रोक दीजिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए, और तब तक आप प्रयास जारी रखिए जब तक आप पूरा सीख नहीं जाते हैं। हाँ, उस क्रम में हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो आप उसके लिए कमेंट करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, या सीधे प्रत्यक्ष रूप से मुझे फोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व या प्रभाव, कि ये पीएच हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उसी में 4 पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है पौधे एवं पशुओं का पीएच के प्रति संवेदनशील होना। दूसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। और तीसरा पॉइंट है मानव के पाचन तंत्र का पीएच। और चौथा है पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। तो देखिए, इन चारों बिंदुओं की चर्चा आरंभ करते हैं। जो पहला पॉइंट है पौधे एवं पशुओं का पीएच के प्रति संवेदनशील होना। अब देखिए, संवेदनशील का मतलब हुआ उस पर आश्रित होना, उसके द्वारा जीवन यापन चलाना, यही हुआ संवेदनशील का अर्थ। अब पौधे और पशु का पीएच के प्रति क्या असर है, पौधे और पशुओं के जीवन पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। लिखा गया है मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच कुशलता पूर्वक कार्य करता है। हमने कल के क्लास में भी जब पीएच मान लिखाया था आपको, तो उसमें लिखाए थे मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। मतलब अगर हमारे शरीर में जो द्रव पदार्थ है उसका पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच रहेगा तो ही हमारा शरीर
सही से कार्य करेगा, कुशलतापूर्वक कार्य करेगा, हम संतुलित अवस्था में जीवन यापन कर पाएंगे, हम खुशहाल सुखी अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अगर इस पीएच मान में अंतर आता है, मतलब 7.0 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा शरीर कई तरह के प्रभावों से ग्रसित हो जाएगा, कई तरह के रोगों से हम पीड़ित हो जाएंगे और हम जो कुशलतापूर्वक जीवन यापन है वह नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा गया है कि मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच कुशलतापूर्वक कार्य करता है। यदि इस मान में थोड़ा सा भी अंतर आता है तो स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है, हमारे स्वास्थ्य पर। इसी प्रकार पौधे तथा पशु भी उचित पीएच मान पर ही रह सकता है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी का उचित पीएच मान होना आवश्यक होता है। अब देखिए, मानव के लिए तो हम लोग चर्चा कर लिए, तो मानव शरीर को सही से कार्य करने के लिए, कुशलतापूर्वक रहने के लिए एक अच्छा, एक उचित पीएच मान होना चाहिए, जिसका वैल्यू, जिसका रेंज, परिसर जो है वो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ठीक इसी तरह से चाहे वो पौधे हो या कोई अन्य पशु हो, जानवर हो, उसका भी मतलब कह सकते हैं जितने भी सजीव हैं उसको भी कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए एक उचित पीएच मान पर रहना, एक उचित पीएच मान के साथ रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसके पीएच मान में थोड़ा बहुत भी अंतर आता है तो उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित होता है। और एक बहुत रोचक बात है, यहाँ आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा अब चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला शुरू की गई है। मोबाइल सॉइल लैब की व्यवस्था की गई है। वो मिट्टी जांच प्रयोगशाला एक वैन होती है, गाड़ी होती है, उस पर टेक्नीशियन, साइंटिस्ट बैठ जाते हैं और वो गांव-गांव घूम करके खेतों के मिट्टी का नमूना लेता है, कलेक्ट करते हैं और फिर उस मिट्टी की जांच करके किसान को रिपोर्ट भी देते हैं। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से अब मिट्टी की भी जांच होती है। ये जो आधुनिक कृषि है, वैज्ञानिक ढंग से कृषि होती है, उसमें मिट्टी का पीएच मान जांचा जाता है कि उस मिट्टी में का पीएच कितना है। अगर पीएच कम है मतलब मिट्टी अम्लीय हो गई है, तो फिर उसको अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या उपाय होगा। फिर अगर पीएच मान बहुत बढ़ गया, क्षारकीय हो गया है, तो उसको दूर करने का क्या उपाय होगा। तो फिर वही टेक्नीशियन, वही साइंटिस्ट जो होते हैं, कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं, वो किसानों को उचित सलाह भी देते हैं कि आपके खेतों की मिट्टी की स्थिति ये है, उसमें इस तरह के उर्वरक या केमिकल का प्रयोग करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और फसलों का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो मिट्टी, अगर आप खेत में फसलों का अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी का भी उचित पीएच मान होना आवश्यक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पौधे और पशु के लिए उचित पीएच मान का होना कितना आवश्यक है। भले वो पीएच मान अदृश्य होता है, जो टेम्परेचर हमारे शरीर में है, आप किसी को देख करके नहीं कह सकते हैं कि शरीर का तापमान 103 डिग्री है कि 98 डिग्री है, लेकिन ये 103 फ़ारेनहाइट या 98 फ़ारेनहाइट कितना प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर, ये तो कभी बुखार लगी होगी तो आपने अनुभव किया होगा। उसी तरह से ये पीएच मान पौधे और पशुओं के जीवन पर, पौधे और पशुओं के स्वास्थ्य पर, पौधे और पशुओं के नेचर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ज्यादा असर डालता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन के बारे में आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा और विज्ञान में भी कई बार चर्चा हुई होगी कि आखिर ये एसिडिक रेन है क्या। दरअसल होता क्या है कि जब प्रदूषण बढ़ने लगा, वाहनों की संख्या बढ़ गई, उद्योग अधिक लगने लगे, तो कई तरह की हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है वाहनों और उद्योगों से। ये हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें हवा के साथ ऊपर उठ जाती है और ऊपर में बादल संघनित रूप में जमा हुआ है, बादल है, उस बादल में पानी होगा, H2O होगा, और ये सब गैस जब उस पानी से संपर्क करता है, पानी से अभिक्रिया करता है, केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो वह अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो बादल में जो जल है उसमें अम्ल बनने लगता है और जब वर्षा होती है उसी बादल का पानी धरती पर गिरता है, तो वर्षा के साथ वो अम्ल वर्षा जल के साथ साथ धरती पर पहुंच जाता है और जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और आइए देखिए क्या लिखा गया है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा जल के साथ कुछ अम्ल गिरने लगता है, इसे ही अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहते हैं। अब देखिए
5.6 से कम हो जाएगा, स्वाभाविक है, और कम होगा तो 5.2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो जैसे जैसे अम्ल का निर्माण होगा बादल के साथ मिलने पर, तो वहां और ज्यादा अम्लीय वर्षा होगी। और खास करके जो औद्योगिक इलाका है, जहां इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, और उस इलाके में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। जहां जंगली इलाका है, जंगल है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वहां पर क्या होता है, उन जहरीली गैसों को, अधिकांश जहरीली गैसों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं, या चूंकि जंगली इलाका है तो वहां उद्योग तो होंगे नहीं, तो वहां पर कम जहरीली गैस निकलती है, तो वहां पर का जो वर्षा का जल होता है वो कम अम्लीय होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक इलाका है, वहां पर अम्लीय वर्षा बहुत ज्यादा होता है। और आपने तो सुना होगा कि हमारा जो दुनिया का आश्चर्यजनक धरोहर है ताजमहल, इस अम्लीय वर्षा के कारण आज उसकी सुंदरता, उसकी चमक घटती जा रही है, फीकी होती जा रही है, क्योंकि वो ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से, संगमरमर से बना हुआ है। और वर्षा जल का पानी जब अम्ल गिरता है उस कार्बोनेट पर, कैल्शियम कार्बोनेट पर, तो उस अम्ल से अभिक्रिया करता है कार्बोनेट, और उसका जो नेचुरल गुण है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, जो हमारे लिए काफी दुखद बात है, बहुत चिंता की बात है। इसलिए हम लोगों को अम्लीय वर्षा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अम्लीय वर्षा केवल ताजमहल को प्रभावित करता है, आगे देखिए क्लियर हो जाएगा। इस वर्षा का जल, यहां से देखिए, इस वर्षा का जल नदी, तालाब जैसे जल भंडारों में पहुंचकर जलीय जीवों के जीवन को संकटग्रस्त कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो अम्लीय वर्षा होती है, तो वर्षा के बाद जब जल बहना शुरू होता है, तो वो बह करके गहरे इलाकों में, नदियों में, तालाबों में, झील में, पोखर में चला जाता है। और उस नदी तालाब में जब ये अम्लीय वर्षा वाला जल पहुंचता है, तो उस तालाब में जो जल होता है, उसका पूरे जल का जो नेचर होता है वो अम्लीय हो जाता है, अम्ल की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। और अम्ल तो हम लोग पढ़े थे, संक्षारक होता है, कोशिकाओं को गलाने की क्षमता रखता है, कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखता है। तो जब नदी, तालाब, झील, पोखर जैसे जल भंडारों में ये अम्लीय वर्षा का जल पहुंचता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें जो जीव है, चाहे वो मछली हो, अन्य कीड़े मकोड़े हो, पौधे हो, जलीय पौधे हो, उसका जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। कई बार तो बड़ी व्यापक तौर पर मछलियां मर जाती है खुद ब खुद। इस तरह से ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए घातक है, खतरनाक है, इसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। आते हैं हम लोग तीसरे प्रभाव पर, हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। तो आप बायो की क्लास में, निचले क्लासों में पढ़े होंगे, या आगे 10th में भी पढ़ेंगे आप बायो में, कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोमक है, अमाशय है। और इस अमाशय में भोजन को पचाने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। ये देखिए, मानव के अमाशय स्टोमक में भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल उत्पन्न होता है। अपच की स्थिति में अधिक HCl अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिससे अमाशय का पीएच प्रभावित हो जाता है, जिससे पेट में दर्द और जलन की समस्या उत्पन्न होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल को उदासीन करके राहत प्रदान करता है। एंटासिड के रूप में प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। अब सुना जाए इसको ध्यान से, कि हमने आपको कहा कि हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने के लिए तंत्र है, सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है अमाशय, स्टोमक, उदर भी इसको कहा जाता है। और उस अमाशय से, स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय को कुछ नहीं करता, अमाशय पर कोई असर नहीं डालता है, और भोजन को आप पचाने में मदद कर देता है। अब सोचिए कि जैसे आप भोजन खाते हैं, भोजन आपके स्टोमक में जाता है, अमाशय में जाता है, तो अमाशय तेजी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने लगता है, उत्पन्न करने लगता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, या भोजन करने के बाद पर्याप्त आराम नहीं मिल पाती है, उसके कारण क्या होता है, अमाशय में भोजन पचता नहीं है। जब भोजन नहीं पचेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक उत्पन्न होगा। जैसे जैसे भोजन नहीं पचना होगा तो और ज्यादा अम्ल उत्पन्न होते जाएगा, जिसका परिणाम होता है कि हमारे स्टोमक में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, तो जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो पेट में, अमाशय में दर्द और जलन की समस्या होती है। और जब दर्द और जलन की समस्या होती है तो कई बार लोग बेचैन महसूस करने लगते हैं, परेशानी होने लगती है।
तो इसी को अम्लीयता या एसिडिटी कहते हैं। एसिड ज्यादा बन गया और उसके कारण परेशानी हो रही है, इसलिए इस दोष को, इस डिमेरिट को अम्लीयता या एसिडिटी कहा जाता है। और इसको दूर करने के लिए आपने तो पढ़ा था कि अम्ल का जो विरोधी है वो क्षारक है। कहीं पर अगर अम्ल है उसको समाप्त करना है तो आप क्षारक से अभिक्रिया करवा दीजिए। अम्ल और क्षारक जैसे अभिक्रिया करेगा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। इस तरह से क्या होता है, जैसे ही अम्लीयता या एसिडिटी की परेशानी होती है तो लोग क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। देखिए ये शब्द है एंटासिड, मतलब एसिड का ये एंटी है, विरोधी है, और एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड के रूप में खास करके क्या करते हैं हम लोग, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो प्रचलित नाम है, और इसका साइंटिफिक नाम जो रासायनिक नाम है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग सामान्य बोलचाल में नमक कहते हैं, उसी तरह से ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको सामान्य बोलचाल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पर कल भी चर्चा हुई थी कि जब इसको पानी में घोलते हैं तो दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्क के रंग का हो जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यह, इसलिए इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखा गया है। MgOH का होल 2 का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक क्षारक है और पेट में एसिड बन गया है, अम्ल बन गया है। जैसे इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाउडर के रूप में आता है या लिक्विड के रूप में इसको हम लोग पीते हैं तो यह पेट में जो अम्ल होता है उसको उदासीन कर देता है, और जैसे अम्ल उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो अम्ल जो जलन उत्पन्न कर रहा था, जो दर्द दे रहा था, उसका गुण समाप्त हो जाता है और हम लोग राहत महसूस करते हैं। इस तरह से हमारे पाचन तंत्र पर भी पीएच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आते हैं अंतिम टॉपिक पर, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। ये दंत क्षय, डेंटल कैरीज, जो हमारा दांत टूट करके, आपने देखा होगा बहुत लोगों का समय से पूर्व दांत सड़ करके, दांत गल करके गिर जाता है, इसी को कहते हैं दंत क्षय या दंत क्षरण। क्षय का मतलब हो गया नष्ट हो जाना, क्षरण मतलब गिर जाना, इसी को दंत क्षय या दंत क्षरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, मानव के दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। भोजन के बाद मुंह की सफाई नहीं करने पर मुंह में कुछ शर्करा तथा भोजन के अवशिष्ट बच जाते हैं। अब सुनिए इसको, हमारा जो दांत होता है, यह दांत इनेमल और डेंटिन 2 पदार्थों से बना होता है। एनिमल जो होता है वो दांत का जो बाहरी लेयर आप देखते हैं वो एनिमल होता है, वो सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। और सोचिए इतना कठोर भाग, लेकिन उस अम्ल के कारण यह पराजित हो जाता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। अब अम्ल में गलाने की कितनी ज्यादा क्षमता है, अंदाजा लगाइए कि शरीर का सबसे कठोर भाग भी गलना शुरू कर देता है। और इसके पीछे कारण क्या होता है कि भोजन के बाद हम लोग मुंह की ठीक से सफाई नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुंह में या दांतों के बीच भोजन के कुछ कण बचे हुए रह जाते हैं। अब सोचिए भोजन के कणों में जो शर्करा की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, चीनी की मात्रा होती है, तो वह शर्करा या शुगर को क्या करता है, हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, जीवाणु चले जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है, उस बचे हुए भोजन या शर्करा को अपघटित कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ करके उसको अम्ल में बदल देता है। मतलब जो मुंह में जो भोजन का कण बच गया था, शर्करा मतलब आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी मीठा चीज खाते हैं जिसमें थोड़ी सी भी मिठास है, उस सब में शर्करा है, शुगर है, चीनी है। ऐसा नहीं कि आप मिठाई खाएंगे तभी ऐसा होगा, आप चावल आलू भी खाएंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा शर्करा है, शुगर है। तो वो शुगर के कण या शर्करा के कण या चीनी के कण जो मिठास पदार्थ है हमारे मुंह में बच जाता है, तो उसको बैक्टीरिया क्या करता है, अभिक्रिया करके तोड़ देता है और तोड़ करके अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण मुंह में अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है। और जब मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे मुंह का पीएच मान देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जिससे बैक्टीरिया अपघटित करके अम्ल में बदल देते हैं। इस अम्ल के कारण मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है और दांत धीरे धीरे गलने लगता है और अंत में टूट कर गिरने लगता है। देखिए यही बात है, जब मुंह में बहुत ज्यादा अम्ल बनेगा तो धीरे धीरे दांत गलना शुरू हो जाता है, और अंत में दांत जब गलता है तो दर्द होती है, ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव होता है, काफी असहाय दर्द होता है, और अंत में फिर दांत टूट करके गिरने लगता है। दांत टूट करके गिर गया, इसी को कहा गया दंत क्षरण या दंत क्षय। क्षय मतलब क्या, नष्ट हो जाना, टूट जाना, यही दंत क्षरण या दंत क्षय है। अब आप कहेंगे कि जब समस्या है तो विज्ञान तो निदान भी कुछ किया होगा, कुछ उपाय भी किया होगा, तो उतना जो निदान होता है वो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पहले भी कहा आपको
कि कहीं पर अगर अम्ल हम लोगों को परेशान कर रहा है तो वहां पर क्षारक दे दीजिए। तो अम्ल और क्षारक जैसे मिलेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। इसलिए चूंकि मुंह में जो अम्ल बन रहा है उसको खत्म करना है, उसके लिए क्षारक चाहिए। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी आप भोजन करें तो दांतों की ठीक से सफाई करें, और सफाई करने के लिए किसी अच्छे क्षारकीय मंजन का या क्षारकीय टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा टूथपेस्ट या मंजन जिसमें क्षारक हो। अगर उस क्षारक वाले मंजन या पेस्ट से आप दांतों की सफाई करते हैं तो मुंह में जो अम्ल बनेगा तो उस अम्ल को यह क्षारक क्या करेगा, उदासीन कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मुंह में अम्ल नहीं रहेगा, और अम्ल नहीं रहेगा तो दांत गल करके नहीं गिरेगा, दांत सड़ करके नहीं गिरेगा, और आपका दांत लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, आपका दांत स्वस्थ रहेगा। इस तरह से दंत क्षरण से हम लोग बच सकते हैं। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक था कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पीएच का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन पर, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आप घर में बुक को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे और अगले दिन फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे आपसे, और उस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे। उसके लिए आपको पिछले सारे वीडियो को देखना जरूरी है। इसलिए जिनका कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट छूट जाता है, आप गौर से पिछले वीडियो को पढ़ें और एकाग्रता के साथ बैठ करके सारी बातों को समझने का प्रयास करें। आज का क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।